हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोविड वायरस यानी कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के बारे में। इसको हम सब जानते हैं कि ये अभी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये फैल गया था और इसके बहुत सारे जो हैं साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि क्या है नॉर्मल फ्लू की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में करेंगे। ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक जो पहले अनआइडेंटिफाइड एक वायरस आया था ह्यूमंस में जिसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया था, यानी कि SARS-CoV-2 रखा गया था। ये क्या है, ये पुराना ऐसा वायरस है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था टाइम पे। उसी वायरस से दोबारा क्या है हमें कोविड वायरस, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 जो है वो देखने को मिला था। उस एटियोलॉजी की बात करें तो कोविड-19 जो है वो सार्स जो कोविड-2 है उसकी वजह से देखने को मिला था। उसके अलावा इसको हम जूनोटिक भी कह सकते हैं, यानी कि ये जूनोटिक भी होता है, एनिमल से पीपल में हो सकता है और पीपल से एनिमल्स में जो है ये देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये क्या है, इन्हेलेशन से हो सकता है, डिपोजिशन अगर है तो उसमें हो सकता है, टचिंग से हो सकता है, अगर आप टच कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा एयरबोर्न ट्रांसमिशन है कि एयर में जो प्रेजेंट होता है उससे हो सकता है। उसके बाद जो है फोमाइट्स वगैरह से जो सरफेस ट्रांसमिशन है उसमें देखने को मिलता है। फोमाइट्स या सरफेस ट्रांसमिशन से आप लगा सकते हो कि आप कहीं चेयर टेबल पे बैठे हो, आपके कॉन्टेक्ट में वायरस था और वो वहाँ रह गया और फिर कोई और अगर वहाँ आके बैठता है तो उसको भी क्या है वायरस से जो है डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा पर्सन टू पर्सन हो सकता है, वन पर्सन टू अनदर जो है ये हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। तो ये 1 to 14 डेज़ होता है। मीडियन अगर हम इनका लेके चलते हैं तो ये 5 to 6 डेज़ जो है हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो ये 60 एंड मोर जो एज होती है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हम सबको भी पता है कि जब कोविड हुआ था तो कहा गया था कि जो ओल्डर एज वाले लोग हैं वो ज़रा बच के रहें, वो अपनी जो है इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो उन एज को जो है 60 एंड मोर की जो एज है उनको जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। वैसे हमने देखा था कि इक्वली इंसिडेंस इसका देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर सही स्टडी देखते हैं तो मेल को जो है ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा ओबेसिटी की वजह से जो ओबीस पर्सन है या किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसमें हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोमोर्बिडिटी पीपल्स हैं, यानी कि वो लोग हैं जिनको की डिजीज़ हैं जैसे कि COPD। ठीक है, लंग्स की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, हार्ट की कोई कंडीशन है या COPD जैसी डिजीज़ है, या फिर किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनके अंदर ऑलरेडी बहुत जो है हाई लेवल की हम कह सकते हैं कि डिजीज़ प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से जो वायरस है वो उनको जल्दी जो है अटैक करता है उन पे और उनकी ओवरऑल बॉडी को वो बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा हाई BP, ठीक है, और डिमेंशिया, लीवर डिजीज़ अगर किसी को है, प्रेगनेंसी के केस में थैलीसीमिया किसी को है, अस्थमा है किसी को सीवियर, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो ये जो लोग हैं जिनको ये डिजीज़ हैं या ये कुछ कंडीशंस उनके अंदर प्रेजेंट है तो इनकी वजह से वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको वायरस ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो ये वायरस भी कहाँ से, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर करता है। उसके बाद ये बाइंड करता है जो हमारे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं म्यूकोजल सेल्स के इन URT। ठीक है, वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, इनके साथ बाइंड कर लेगा, यानी कि वायरस ने एंटर किया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोजल सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ ये जाके बाइंड हो जाता है। उसके बाद टिश्यूज़ में एंटर करता है। उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ चुका है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वायरस धीरे धीरे क्या करता है, हमारे जो एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर जाता है, फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और फर्दर स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एल्वियोलर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, बिकॉज वायरस की अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और हमारा जब इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है तो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जो है साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एल्वियोलर डैमेज देखने को मिलता है, सीरियस सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि शोक हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, इंसेफेली हो गया, डेथ हो गया, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को जो है मिलते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि कोविड वायरस, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। तो फीवर और चिल्स देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है। उसके अलावा डिज़निया, फटीगनेस, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था जो देखने को मिल रहा था। उसके अलावा एक्स और पेन्स पूरी बॉडी में हमें क्या है, दर्द जो है वो फील होता है। थ्रोट हमारा सोर रहेगा, डायरिया देखने को मिल रहा था, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, हेडेक रहेगा पेशेंट को, चेस्ट पेन रहेगा, मूवमेंट और स्पीच में लॉस आ सकता है, कन्फ्यूज़न रहेगी, साइनोसिस देखने को मिल सकता है और स्ट्रोक्स भी जो है वो पेशेंट को आ सकते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो है मोलिकुलर एसेज करा सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे। एंटीबॉडी टेस्ट में हम स्पेशल सीरोलॉजी टेस्ट और ब्लड कल्चर टेस्ट जो है करा के देखते हैं। कोविड वायरस को या फिर हम कह सकते हैं कोरोना वायरस को जो है डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज ये क्या है, म्यूटेट कर रहा था। जो हमारा वायरस है वो म्यूटेट कर रहा था, यानी कि जब भी हम कोई टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे वायरस हमारी किसी न किसी बॉडी ऑर्गन की शेप ले रहा है या फिर ब्लड सेल्स की शेप ले लेता है, जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये म्यूटेशन की वजह से ही इस पर कंट्रोल ईजिली नहीं कर पा रहे थे। जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं पता चल पा रहा था। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसके लिए सर्विलेंस कर सकते हैं, यानी कि पूरा एरिया जो है वहाँ पे लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कर रहे थे। आइसोलिन और क्वारंटीन कर सकते हैं जिन पे हमें डाउट है, यानी कि जो पेशेंट सस्पेक्टिबल हैं, जिनमें हमें लग रहा है कि इनमें हो सकता है या इनमें है लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम उनको आइसोलेट या क्वारंटीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो खुद इस चीज़ से पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी हैं, जिसको वायरस हमें मिल गया है, तो हम उनको भी आइसोलेशन और क्वारंटीन कर सकते हैं। उसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलेंगे, ताकि ये अगर कोई इसका कैरियर है और उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा है या कि कोई पेशेंट वगैरह है, तो वो लोग क्या है, उससे इसका जो स्प्रेड है वो कम से कम हो। उसके अलावा हम क्या है, मास्क वगैरह वियर करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, रेफरल जो है कर सकते हैं, पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अलावा सपोर्टिव मैनेजमेंट हम यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे कि जैसे फीवर हो रहा है, चिल्स आ रहे हैं, कोल्ड कफ है, तो उनके लिए हम क्या है, उस हिसाब से सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे, जैसे कि एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव फॉर कफ एंड एंटीबायोटिक फॉर फीवर, राइट। उसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट हम पेशेंट को देंगे, एंटीकोगुलेशन प्रोफाइलिक्सिस का ध्यान रखेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स और मॉनिटरिंग वगैरह हम जो है साथ में रखेंगे। बात करें अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर किसी को सीवियर कोविड-19 जो है हो गया है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई फर्दर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलती, सीधा पेशेंट की डेथ ही जो है हमें देखने को मिलती है।